हेलो ट्वेल्थ क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफ़ी की मैम। और एक बार फिर से मैं आप सभी ट्वेल्थ क्लास के ज्योग्राफ़ी के बच्चों का इस ऑनलाइन ज्योग्राफ़ी क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोग ज्योग्राफ़ी की जो आपकी फर्स्ट बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, है ना, ये हम लोग पढ़ रहे थे। और इस बुक का हम लोग 5वां जो लेसन है, यानी अध्याय 5, ये पढ़ रहे थे। इसको हम लोगों ने शुरू किया था ना। और 5वां अध्याय क्या है बच्चों? आपका प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं का भाग 1 हम लोग पिछले हफ्ते पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, है ना। उससे पहले देखा था आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है ना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पहला भाग पढ़ना शुरू किया था, प्राथमिक क्रियाएं द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। तो प्राथमिक क्रियाएं सबसे पहले आती हैं। तो हमारा जो 5वां लेसन है वो प्राथमिक क्रियाओं पर है। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम लोगों ने 2 क्रियाएं पढ़ ली थी। एक था आखेट एवं भोजन संग्रह, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था पशुचारण। तो पशुचारण भी 2 तरह के थे, जलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी भाग को आगे। और आज हम लोग प्राथमिक क्रिया में तीसरी जो क्रिया है उसको हम पढ़ेंगे। तो तीसरी क्रिया क्या है बच्चों? वो है कृषि, है ना। तो विश्व में सभी को पता है बच्चों कि लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है ना। विश्व के ज़्यादातर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। और विश्व में पाई जाने वाली जो विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं हैं, ये सभी कृषि कार्य को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं, है ना। और इसी प्रभाव के कारण ही आज विश्व में विभिन्न कृषि प्रणालियां क्या हैं? देखी जाती है ना। और ये कृषि प्रणालियां क्या हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो विश्व में निम्नलिखित प्रकार की कृषि प्रणालियां होती हैं या पाई जाती हैं। कौन कौन सी है, ये चार्ट में मैंने बना के बताया है। तो पहली जो कृषि प्रणाली है वो है निर्वाह कृषि प्रणाली, है ना। दूसरी है रोपण कृषि, तीसरी है विस्तृत वाणिज्य कृषि, चौथी है मिश्रित कृषि, 5वीं है डेयरी कृषि, 6वीं है आपकी भूमध्य सागरीय कृषि, और 7वीं है आपकी उद्यान कृषि, 8वीं है आपकी सहकारी कृषि, और 9वीं है आपकी सामूहिक कृषि। तो ये 9 प्रकार की कृषि प्रणालियां जो हैं वो विश्व में पाई जाती हैं। सबसे पहले अब हम लोग एक एक कृषि प्रणाली को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कृषि प्रणाली है वो है आपकी निर्वाह कृषि प्रणाली। निर्वाह कृषि प्रणाली के भी 2 भाग हैं, है ना। पहला भाग है आदिकालीन निर्वाह कृषि, है ना, आदिकालीन निर्वाह कृषि। और दूसरा है निर्वाह कृषि का भाग, वो है गहन निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि के भी 2 भाग हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो सबसे पहली हमारी क्या है? आदिकालीन निर्वाह कृषि, है ना। सबसे पहली कृषि क्या प्रणाली क्या है? आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, या झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। अब चलते हैं इस कृषि यानी जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है उसका क्षेत्र कहाँ, विश्व में कहाँ इस तरह की कृषि की जाती है। तो स्थानांतरणशील कृषि जो है वो ज़्यादातर
इसका क्षेत्र कहाँ है बच्चों? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये ज़्यादातर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है ना। कौन कौन से देश आते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में? अफ्रीका है, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है। ये वो क्षेत्र हैं उष्णकटिबंधीय जहाँ स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। अगर हम मैप में अगर देखें तो स्थानांतरणशील कृषि ये है बच्चों, आपकी बुक में ये है ना। तो ये है आदिकालीन या स्थानांतरणशील कृषि का क्षेत्र। तो अभी हमने देखा कि दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका, ये मध्य अमेरिका है, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो बीच का भाग है ये कहलाता है मध्य अमेरिका, है ना। तो दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका में डार्क कलर से दिखाया गया है। अफ्रीका में है, ठीक है। अब इधर चलते से भारत है, यहाँ भी डार्क कलर दिखाए गए हैं ना। तो इसको, इन सारे जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जिनको हम इंडोनेशिया द्वीप समूह बोलते हैं, है ना। और ये भारत के दक्षिण पूरब में ये वाले चीन और जो हमारे का जो दक्षिणी हिस्सा है इनको बोला जाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया, है ना। तो ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में, अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका, ये सब उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध क्यों है? क्योंकि ये विषुवत रेखा के निकट है ना। तो विषुवत रेखा के निकट जितने क्षेत्र होते हैं वो कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ज़्यादातर इन क्षेत्रों में कौन सी खेती होती है? आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। कभी कभी बोर्ड में क्षेत्र पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो आप क्षेत्र याद रखिए। चलिए बच्चों, क्षेत्र हो गया। अब चलते हैं जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है या स्थानांतरणशील कृषि है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये भी पूछा जाता है बोर्ड में। तो इस कृषि की पहली विशेषता है कि इन क्षेत्रों की जो वनस्पति है यानी जो वन होते हैं उनको जला दिया जाता है, एवं जो जली हुई राख की परत है वो फिर उर्वरक का क्या करती है? कार्य करती है। यानी जब वनों को जला दिया जाता है, वनस्पति जला दी जाती है, तो जली हुई जो राख होती है वो परत बन जाती है, जली हुई राख की परत बन जाती है भूमि पर, और ये परत उर्वरक का कार्य करती है। इसी कारण इस कृषि को कर्तन, है ना, क्या बोलते हैं बच्चों? कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। कर्तन दहन क्यों बोलते हैं? कि इसमें वनस्पति को जला दिया जाता है और फिर जली हुई राख जो है वो क्या होती है? भूमि में उर्वरक का काम करती है, और इसीलिए इसको कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि जो आदिकालीन निर्वाह कृषि होती है इसमें खेतों का आकार जो होता है वो छोटा होता है, और खेती जो है वो पुराने औजारों से की जाती। कौन से पुराने औजार? जैसे लकड़ी है, कुदाली है और फावड़ों से की जाती है। तो नए औजारों का प्रयोग नहीं होता, सब पुराने औजारों के द्वारा ही इसमें खेती की जाती है। तीसरी विशेषता क्या है कि इस कृषि में 3 से 5 वर्ष तक कृषि जो है वो भूमि पर खेती होती है। जब मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाता है? कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तब जो कृषक हैं यानी किसान हैं वो नए क्षेत्र में वन जलाकर क्या करते हैं? कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। तो ये हैं बच्चों 3 स्थानांतरणशील या आदिकालीन निर्वाह कृषि की 3 विशेषताएं। अब चलते इस कृषि की समस्या क्या है। इस कृषि की सबसे बड़ी जो समस्या वो है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ये इस कृषि की सबसे बड़ी क्या है बच्चों? समस्या है। जो स्थानांतरणशील कृषि है या आदिकालीन निर्वाह कृषि है, इसको दुनिया यानी विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में इस कृषि को झूमिंग कृषि बोलते हैं। इस पे भी प्रश्न आते हैं बच्चों, है ना। तो भारत में इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा बोलते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लादांग कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी निर्वाह कृषि का पहला भाग, आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब आता है निर्वाह कृषि का दूसरा भाग, कौन सा है? गहन निर्वाह कृषि।
गहन निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि जो है वो मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है ना। कहाँ की जाती है? मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि को भी ये 2 प्रकार की होती है ना। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, है ना। चावल प्रधान और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। सबसे पहला कौन सा आता है बच्चों? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान इसलिए बोला गया है कि इस कृषि में चावल जो है वो प्रमुख फसल होती है, यानी इस कृषि में ज़्यादातर चावल की ही क्या होती है? खेती होती है ना, और फसलों की नहीं होती, इसलिए इसको चावल प्रधान गहन कृषि कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता इस कृषि की है कि ये अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण क्षेत्रों का आकार क्या होता है? छोटा होता है, एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार इसमें क्या होता है? लगा, यानी ये खेती वहाँ होती जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। तो ऐसे देशों में जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है वहाँ खेतों का आकार क्या होता है बच्चों? छोटा होता है, और इसलिए इसमें कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार जो है वो क्या होता है? लगा रहता है। दूसरी विशेषता है चावल प्रधान गहन कृषि की, वो ये है कि भूमि का इसमें गहन उपयोग होता है। कैसे होता है? यंत्रों की अपेक्षा, यानी जो यंत्र हैं, मशीन हैं, उनकी अपेक्षा इसमें मानवीय श्रम का क्या होता है? अधिक उपयोग होता है। तो गहन, इसमें भूमि का क्या होता है? गहन, गहन मतलब ज़्यादा उपयोग होता है, और यंत्रों के साथ साथ इसमें मानवीय श्रम का क्या होता है? अधिक उपयोग होता है या अधिक महत्व होता है। तीसरी विशेषता क्या है? उर्वरता बनाए रखने के लिए खेतों में इसमें ज़्यादातर पशुओं की जो गोबर की खाद है या हरी खाद होती है, हरी खाद, है ना, हरी खाद का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। हरी खाद मतलब जानवर का नहीं होता बच्चों, ये हरी जो होती है वो एक तरह के पौधे होते, वनस्पति होती जो भूमि खेतों में बो दी जाती है, और जब वो पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनको मशीन से काट कर खेतों में क्या कर दिया जाता है? गिरा दिया जाता है, और मिट्टी से उनको क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है। फिर वही पौधे मिट्टी में सड़कर खाद बन जाते हैं, उसको बोलते हैं हरी खाद। तो इस तरह की कृषि में ज़्यादातर पशु की गोबर की खाद और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। चौथी विशेषता है इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन क्या होता है बच्चों? अधिक होता है, लेकिन प्रति कृषक उत्पादन इसमें क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रति कृषक उत्पादन इसमें क्या होता है? कम होता है। तो ये है निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि का पहला भाग, चावल प्रधान गहन कृषि। दूसरा क्या है बच्चों? चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, है ना। चावल रहित इसलिए बोला गया है कि इस कृषि में, है ना, इस प्रकार की कृषि में चावल को छोड़कर बाकी फसलें बोई जाती, इसके लिए इसको बोला गया चावल। इसमें चावल की खेती के ज़्यादा होती है, प्रमुखता होती है, और इसमें चावल को छोड़कर बाकी फसलें बोई जाती, इसलिए इसको बोला गया चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। ये कृषि भी मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण जो है वो, है ना, क्या किया जाता है? जहाँ धान की फसल उगाना संभव नहीं होता है, उन भागों में ये
इस प्रकार की खेती की जाती। यानी उन भागों में मानसूनी एशिया के जहाँ धान की फसल उगाना संभव नहीं है, जलवायु के कारण से या मिट्टी के कारण या उच्चावच या अन्य भौगोलिक कारण से, उन भागों में चावल को छोड़कर बाकी फसलें जो हैं उगाई, जैसे गेहूँ है, सोयाबीन है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, ये फसलें इस भाग में इस कृषि के अंतर्गत बोई जाती हैं। जैसे बच्चों उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, है ना, इन देशों में गेहूँ, सोयाबीन, जौ और सोरघम यानी आपका ज्वार बोया जाता है। ठीक है। और भारत का जो सिंधु गंगा का मैदान है वहाँ गेहूँ बहुत बोई जाती है। भारत का ही दक्षिणी पश्चिमी जो शुष्क भाग है वहाँ ज्वार बाजरा मुख्य रूप से क्या किया जाता है, उगाया जाता है। तो आपने देखा कि इस कृषि में धान कहीं नहीं है, गेहूँ है, जौ है, ज्वार बाजरा है, सोयाबीन है। तो क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र में धान उगाना क्या है, संभव नहीं है। इसके अलावा बच्चों इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं जो हैं वो किसके समान ही हैं, चावल प्रधान कृषि के ही समान ही है। लेकिन अंतर एक ये है इन दोनों में कि इस वाली जो चावल रहित गहन कृषि है इसमें सिंचाई की जाती है ना, इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ये अंतर है। और इसमें सिंचाई की नहीं की जाती। ठीक है। जबकि यहाँ ये उन भागों में होती जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है या नमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये उन भागों में होती है जहाँ वर्षा कम है ना। तो इसलिए इनके लिए सिंचाई जो है वो की जाती है। तो ये चावल प्रधान गहन कृषि है और ये चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है। तो ये किसके प्रकार हो गए बच्चों? ये हो गए गहन निर्वाह कृषि के दो भाग या प्रकार। अब चलते हैं, ये तो हो गया हमारा पहली कृषि जिसको हम बोलते हैं निर्वाह कृषि। दोनों पढ़ लिया, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि को भी हम लोगों ने दो भाग देखे, चावल प्रधान गहन कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अब चलते हैं दूसरी कृषि कौन सी है, रोपण कृषि, है ना। रोपण कृषि जिसको हम बगाती कृषि भी कहते हैं, रोपण कृषि को हम बगाती कृषि भी कहते हैं। ये कृषि ज़्यादातर विश्व के या संसार के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कुछ फसलों के पौधे जो हैं रोपण करके, है ना, अधिक पूंजी, उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक विधि के माध्यम से व्यापारिक स्तर पर, है ना, क्या होती है, की जाती है। तो रोपण कृषि जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, है ना, अधिक पूंजी, उच्च तकनीकी, है ना, वैज्ञानिक पद्धति और इन सब का प्रयोग करके व्यापारिक स्तर पर की जाती है। रोपण कृषि की क्या विशेषता है, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये पूछा जाता है। रोपण कृषि की क्या विशेषता है? तो रोपण कृषि की पहली विशेषता है कि इसमें बागानों, ये खेती कृषि जो बागानों में होती ना, तो इसमें बागानों का आकार बहुत बड़ा, है ना, बड़ा होता है। कुछ बागान तो हज़ारों हेक्टेयर क्षेत्र में फैले होते हैं। आपने चाय के बागान देखे होंगे ना, टीवी में तो देखे ही होंगे, कितने बड़े क्षेत्र में होते हैं। तो इस तरह की जो कृषि होती है वो बागानों में की जाती है। बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है, कुछ बागान तो हज़ारों हेक्टेयर क्षेत्र में फैले होते हैं। दूसरी विशेषता है रोपण कृषि में अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों का क्या किया जाता है बच्चों, प्रयोग किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत केवल किसी एक ही फसल का क्या होता है, उत्पादन होता है। अगर चाय का फसल है तो चाय उस जगह पर केवल चाय ही होगी, चाय का ही बागान होगा। अगर कॉफ़ी का हो रहा है तो कॉफ़ी के ही बागान होगा। यानी इस तरह की कृषि में केवल किसी एक ही फसल का उत्पादन एक स्थान पर या एक जगह पर किया जाता है। ठीक है। दूसरी हो गई, तीसरी विशेषता है इसमें सस्ते श्रमिकों की
पर्याप्त उपलब्ध, यानी इस प्रकार की कृषि जो है उन भागों में की जाती है, क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सस्ते श्रमिक जो हैं पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि इन बागानों में काम करने के लिए सस्ते श्रमिक चाहिए होते हैं। तो ये खेत, इस प्रकार की कृषि ज़्यादातर उन क्षेत्रों में होती है जहाँ सस्ते श्रमिक पर्याप्त मात्रा में क्या हो, उपलब्ध हों। चौथी विशेषता है कि रोपण कृषि वाले क्षेत्रों में यातायात की सुविधाएं विकसित अवस्था में मिलती हैं, है ना, जिसके कारण बाजार और बागानों के बीच में क्या रहता है, संपर्क बना रहता है। तो रोपण कृषि वाले क्षेत्रों में यातायात की जो सुविधाएं होती हैं वो विकसित अवस्था में मिलती हैं, जिसके कारण बागान और बाजार आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, उनमें संपर्क बना रहता है। चले आगे बच्चों, अब चलते हैं कुछ प्रमुख रोपण फसलों के बारे में जो विश्व के विभिन्न देशों में बोई जाती हैं। अब जैसे भारत और श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका में रोपण या बगाती जो फसल बोई जाती है वो है चाय। चाय यहाँ की प्रमुख रोपण या बगाती फसल है। मलेशिया की प्रमुख रोपण या बगाती फसल है रबर। पश्चिमी द्वीप समूह और उसके देशों की जो प्रमुख रोपण या बगाती फसल वो गन्ना और केला। फिलीपींस की प्रमुख रोपण या बगाती फसल है नारियल और गन्ना। इंडोनेशिया की प्रमुख रोपण फसल है गन्ना। ब्राज़ील की रोपण फसल है या बगाती फसल है कॉफ़ी या कहवा। तो कॉफ़ी और कहवा दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में ही उत्पन्न किया जाता है। चाय सबसे ज़्यादा भारत में उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और रबड़, बगाती रबड़ सबसे ज़्यादा दुनिया में मलेशिया में उत्पन्न किया जाता है। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक है, ठीक है। अब आगे वाली जो हमारी कृषि है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, सैटरडे को आपको मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। विस्तृत और मिश्रित और डेयरी उद्योग कृषि, है ना। थैंक यू बच्चों।